नमस्ते दोस्तों, दाउत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में आगे चलते हैं। आज चैप्टर नेक्स्ट रहेगा और चैप्टर नंबर है आपका 9। ठीक है, चैप्टर नंबर रहेगा आपका 9। देखेंगे आप 9 चैप्टर में तटीय मैदान और उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, हमने भूगोल को अर्थात भारतीय भूगोल को भारत की जो भौतिक संरचना है उसको 5 भागों में बांटते हैं। आपका हिमालय पर्वत, ठीक है, पहला है। दूसरा आपका उत्तर भारत का मैदान। तीसरा है आपका पठारी भाग। चौथा है आपका तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान। और पांचवा देखेंगे आप यहाँ पर, पांचवा देखेंगे आप द्वीप समूह। जो द्वीप समूह होते हैं आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, इनके बारे में। तो हमने आपको क्या है, हिमालय पर्वत का जो व्यवस्था है वो पढ़ा दिया, आपको पठारी भाग पढ़ा दिया, और आपको हमने जो द्वीप समूह थे वो भी पढ़ा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब आप देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे ऐसे जो भारत के जो मैदान पाए थे, भारत में जो मैदान है, भारत के जो मैदान है, भारत के मैदान, उसके बारे में तो पाएंगे भारत में 3 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। नंबर 1 पाया जाएगा आपका कौन सा, नंबर 1 पाया जाएगा उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, उत्तर भारत का मैदान। फिर आपका दूसरे नंबर पे आएगा पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, मैदान। फिर आपका पूर्वी तटीय मैदान, तीसरे नंबर पर रहेगा आपका पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इन मैदानों के बारे में आज हम पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। देखिए, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है, भारत के भू आकृतिक जो प्रदेश हैं उसमें क्या उच्चावच के हिसाब से, मतलब ऊंचाई के हिसाब से उसको बांटा गया है, ऊंचाई के हिसाब से बांटा गया है। जिसमें से पर्वत है, जो पर्वत है वो आपका 10% भाग घेरे हुए है। ठीक है, 10% पर्वत घेरे हुए हैं। उसके बाद आप देखिए छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ये कितना भाग घेरे हुए हैं आपका 18.5% भाग घेरे हुए हैं, 18.5% भाग घेरे हुए हैं। वही देखिए आप पठार कैसा भाग होता है, ऐसा समतल ऊपर से, ठीक है ना, ऐसे मेज की तरह। तो ये कितना घेरा हुआ है आपका 27%। कितना है 27%। आगे देखिए जो मैदान है, मैदान को सपाट पाया जाता है। ठीक है, मैदान पे सपाट पाया जाता है, ये लगभग आपका 48% है, 48% है, ये है व्यवस्था। ठीक है, वही आप देखें भू आकृतिक आधार पर भारत देश को निम्नलिखित 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला हिमालय प्रदेश, ठीक है, फिर आपका उत्तर भारत का मैदान, पठारी भाग, तटीय मैदान और द्वीप समूह जो है उनके संबंध में। बात समझ आई। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है जो हरा हरा है, जो हरा हरा हुआ है, हरा जो भाग है ये क्या है, ये उत्तर भारत का मैदान है। ठीक है, और नीचे जो हरा दिख रहा है आपको, ये कैसा भाग है, ये पश्चिमी तट का मैदान है और ये पूर्वी तट का मैदान है। इन मैदानों को अलग अलग नामों से यहाँ पर अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। यहाँ भी देखिए अलग अलग राज्यों में इन मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए उत्तर भारत का मैदान है, इसके संबंध में बात करेंगे। ठीक है ना, हिमालय पर्वत देखो जो लाल लाल दिख रहा है, ये हिमालयी भाग है। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, ये हरा वाला है। पश्चिमी मरुस्थली देखिए राजस्थान मरुस्थल पाया था, उसके बारे में बात करेंगे आपसे। फिर के पठारी भाग, ये वाला हमने भाग आपको पढ़ाई दिया, जो हरा हरा दिख रहा है ये आपका क्या है, तटीय मैदान है। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए यहीं पे आप देखेंगे भारत का मैदान, ठीक है, भारतीय मैदान, भारतीय मैदान को, ठीक है, भारतीय मैदान को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 क्या है, भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान।
यहाँ दिखाएं आपको, तो ऐसे ये वाला जो हमने आपको कल पश्चिमी पठार पढ़ाया था, तो पूरा पठार पढ़ाया है, उसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमने आपको पढ़ाए। तो ये जो पर्वत थे पश्चिमी घाट पर्वत, ये तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये पूर्व में ऐसे करके है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। पर्वत से क्या है, नदियां निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। इन नदियों ने क्या किया है, इन नदियों ने क्या किया, अपने सब खाद वाद लेकर आई हैं और इन्होंने एक विशाल मैदान का यहाँ पे इसके साथ साथ मतलब एक मैदान का रूप दे दिया है। अपने सब जो खाद लेके आती हैं उन्होंने क्या यहाँ जमा कर दिया तटों पे, और ये क्या है आपका, ये पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा और ये पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है, यही देखें उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान हमने पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि जो नदियां हैं, एक गंगा नदी है, एक सिंधु नदी है, ठीक है, आगे और नदियां, इन नदियों ने खाद ला के मतलब जो मलबा है वो ला के चट्टानों को तोड़ तोड़ के यहाँ पे विशाल मैदान का क्या है निर्माण किया गया। तो उत्तर भारत का मैदान अलग रहेगा। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान यहाँ पाया जाएगा आपको, यहाँ देखेंगे इसमें कई राज्य शामिल होंगे आपके। ठीक है, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान है, फिर हरियाणा है, आगे चलेंगे आपका बिहार भी है, तो ये उत्तर भारत के मैदान के भाग में आएगा। ठीक, अब देखें प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उच्चावच को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की जो व्यवस्था है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। प्रायद्वीप का जो भाग हमने पढ़ाया था आपको, जो पढ़ाया था ये वाला हिस्सा आपको, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग था। इसके जो मैदान है, देखो यहाँ एक समुद्र पाया जाता है, पूरा समुद्र पाया जाता है तो एक ही समुद्र, लेकिन नाम से इसको यहाँ पे अरब सागर दे दिया गया। इसी समुद्र को अरब सागर बोलते हैं। ठीक है, अरब सागर बोलते हैं, और यहाँ पर बंगाली खाड़ी बोलते हैं, पूरब में ना बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे इस समुद्र को सुविधा की दृष्टि से देखने के लिए अरब सागर बोल दिया, यहाँ पर बंगाली खाड़ी बोल दिया, ऐसे ही जो ये मैदान है इसके सारे चल रहा है, इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया है, पश्चिमी तट का मैदान और पूर्वी तट का मैदान। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पूर्वी तट का मैदान है, ये आपका पूर्वी तट का मैदान है, ये वाला भाग है जो, और ये आपका क्या है, ये वाला भाग आपका पूर्वी तट का मैदान, और ये वाला आपका पश्चिमी तट का मैदान, और ये है विशाल मैदान उत्तर भारत का मैदान। अब देखेंगे इन मैदानों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इन मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी तट का जो मैदान है उसके बारे में हम देखें तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाएगा, अलग अलग नामों से जाना जाएगा। गुजरात में कुछ और नाम होगा, और क्या कर्नाटक में और कुछ नाम होगा। ठीक है ना, तो ये देखेंगे कौन कौन से नाम है। ठीक, गुजरात ये जो तट मैदान है, ये वाला भाग है, ये गुजरात का भाग है, आगे सब बताएंगे इसको। ठीक है, या काठियावाड़ तट बोलते हैं इसको। ठीक, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, कोंकण तट बोलते हैं। उसके बाद आएंगे तो ये कन्नड़ तट हो जाएगा, कन्नड़ तट। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपका मालाबार तट हो जाएगा, मालाबार तट। ठीक है, आगे चलें, इसके बारे में और बताते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार से, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, पठार से नदियां प्रवाहित होती हैं, उनमें से कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। जैसे इस पठार से देखें हम ऐसे, तो नदियां निकलती हैं, इसमें से नदियां निकलती हैं, ऐसे नदियां निकलती हैं, इधर निकल रही नदियां, इधर निकल रही, इधर निकल रही, इधर निकल रही है। कुछ नदियां ऐसे जाती हैं, यहाँ से जाती है, ऐसे जाती हैं। तो इन नदियों के बारे में समझा रहे हैं। देखिए नदियां निकलती हैं, जबकि ठीक है नदियां, कुछ नदियां आपको पश्चिम की ओर जाती है, कुछ बंगाली खाड़ी में जाती हैं, जबकि कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काट कर और बालू के कणों को समुद्र की तरफ निक्षेपित मतलब ले जाकर
निक्षेपित कर देती हैं। इस जलोढ़ निक्षेप के कारण ही पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। देखें आप तो पाएंगे इन नदियों ने क्या है, ये जो हमारा पठार था, ऊंचा वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर ऊंचा वाला हिस्सा पाया जाता है, आपने देखा है, पठार पढ़ाया था। तो इस ऊंचे वाले भाग से क्या है, नदियां निकलती है, इधर पूर्व पश्चिम की तरफ बहती हैं और कुछ पूर्व साइड की तरफ बहती हैं। तो ये नदियां अपने साथ क्या है, मिट्टी कण जो भी, ठीक है, गाद वगैरह मिलती है उसे ले जाती हैं और उड़ेल के यहाँ इकट्ठा कर देती है। ठीक है, यहाँ इकट्ठा कर देती है, यहाँ इकट्ठा कर देती है। ऐसे ही ये वाली नदियां जो पश्चिम की तरफ चलती हैं, कौन कौन सी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं आगे बताएंगे। वैसे आप नर्मदा तापी याद रखिए। ठीक है, पूर्व की ओर बहुत नदियां, दामोदर है, स्वर्णरेखा, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सारी नदियां हैं इधर बहती हैं। इन नदियों ने क्या किया है, यहाँ पर बहुत सारा मैदान का निर्माण कर दिया है। ठीक है, मैदान का निर्माण कर दिया है इस वाली व्यवस्था में, और यहाँ भी बहुत सारा मैदान इकट्ठा कर दिया है। आप देखें तो पाएंगे इन नदियों के कारण ही क्या है, जैसे ये आपकी नर्मदा नदी है और ये आपकी ताप्ती नदी है। इधर देखें आपकी दामोदर नदी जाएगी, फिर आपकी स्वर्णरेखा नदी, फिर आपकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी है। तो यहाँ पर पहले के उदाहरण के लिए आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लो कावेरी यहाँ बहती है, कृष्णा यहाँ बहती है, तो ये व्यवस्था बता रहे। इन नदियों के कारण क्या है, एक मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान को आप देखें, इस मैदान हरा होता है, इसलिए आपको हरा दिखा रहे हैं। जब है व्यवस्था तो दिखा रहे, नहीं होती तो नहीं दिखाते। ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, और ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, ये वाली व्यवस्था कैसे हुआ, नदियों ने क्या है, पश्चिम की ओर नदी बही तो इन्होंने अरब सागर में अपना जल गिराया। ठीक है, और गाद वगैरह वो यही रह गई। ठीक है, अरब सागर। और इन नदियों ने, पूर्व की जो नदियां हैं, इन्होंने बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराया, जिस कारण क्या है, मैदानों का निर्माण हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, यहां देखिए आप, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम दिशा में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ही अब देखिए यहाँ पर मुंबई, कोच्चि आदि शहर बसे हुए हैं। अब जो मैदानों का निर्माण हुआ है, यहीं पर क्या है, इन मैदानों पर शहर बसे हुए, मुंबई, कोच्चि, सूरत आदि। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत के पूर्व में स्थित तटीय मैदान को पूर्वी तट मैदान कहते हैं। चेन्नई, विशाखापत्तनम और देखें आप भुवनेश्वर आदि शहर जो पूर्वी तटीय मैदान पर ही बसे हुए। जैसे आप देखें, ये पूर्वी तटीय मैदान है, तो यहाँ पर क्या है, चेन्नई, विशाखापत्तनम, उड़ीसा कटक है। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके सारे बसे हुए हैं। और इधर देखें मुंबई है, सूरत है, ये शहर कैसे आपके, ये भी मैदानों पर बसे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के ने किया है। नदियों के कारण हुआ है या नदियों के वजह से हुआ है। आगे चले, आप पाएंगे, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उठा हुआ भाग है। ठीक है, कैसा है, ऊंचा भाग है। जैसे आप एक टेबल को ले, जैसे मैं एक डिब्बा लूंगा आपके लिए, अब क्या उदाहरण है आप, ठीक है, जैसे ये देखिए, ऐसे एक डिब्बा है और ये ऊंचा उठा भाग है। इस भाग से क्या नदियां ऐसे पश्चिम तरफ बही और ये पूर्व की साइड बही। ठीक है, ये पश्चिम, ये पूर्व की साइड बही, तो उनको क्या है, नदियों ने अपने साथ गाद मलबा वगैरह जो लेके आई वो वही, जैसे नदी ऊपर से बह के आती है तो मलबे को बहुत तेज बहा के लाती है। जैसे जैसे वो छिपती जाती है, मतलब समुद्र तल को छूती है, फिर उसकी स्पीड धीमी रह जाती है।
तो अपने साथ जो भी धूल मिट्टी के कण लाती है, गाद लाती है, मलबा लाती है, फिर वो यही उस पर दम नहीं बचता कि उस मलबे को आगे तरफ ले जाए, वो यही इकट्ठा कर देती है, मतलब इस जगह पर उसको इकट्ठा कर देती है। तो यही क्या है, आपका मैदान बन जाता है। ठीक है, यही आपका मैदान बन जाता है। तो पश्चिमी घाट का पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वत पर पश्चिमी तट मैदान पाया जाता है और पूर्वी तट पर पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, यहां से शुरुआत होती है आपकी व्यवस्था की। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान अर्थात आप देखें ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो है पश्चिमी तटीय मैदान, देखें आप, ये वाला भाग जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है। अब इसको इसी से भरे पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला जो हरा हरा है, मैदानों पर ही क्या है, पेड़ उगते, घास उगती है। ये देखें, ये वाला आपका बन गया पश्चिमी तट का मैदान, जो हरा हरा भाग है आपने बनाया, जो ये पश्चिमी तट का मैदान बन गया। ठीक है, ये पश्चिमी तट का मैदान बन गया है। अब देखेंगे इसी मैदान को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाएगा। देखें, पश्चिमी तट का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें, मैप में दिखाएं आपको, तो आप पाएंगे जैसे ये मैप देखिए। ठीक है, ये वाला मैप देखिए, देखिए यहाँ पर ये गुजरात वाला भाग है, ये गुजरात वाला भाग है। इस गुजरात वाले भाग से लेकर, यहाँ से लेकर आपका तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट पर्वत करता है, ये वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। और पश्चिमी घाट पर्वत के सारे ये हरा जो दिख रहा है आपको, ऐसा ये भाग जो दिख रहा है, ये मैदानी भाग है, पश्चिमी तट मैदान, यही मिलेगा आपको। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको। ये वाला भाग देखें आप, ठीक है। आगे देखें आप, कन्याकुमारी को केप कमोरिन, कन्याकुमारी को केप, क्या समस्या है, कन्याकुमारी को केप कमोरिन अथवा कन्याकुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। जब हम आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कन्याकुमारी को केप कमोरिन भी बोलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर है। जो नर्मदा और तापी नदियां हैं उनके मुहाने पर क्या है, इसकी पश्चिमी घाट पर्वत की जो चौड़ाई है, मैदान की चौड़ाई वो ज्यादा है, क्योंकि ये नदियां लंबी दूरी तय करके आती है। कौन सी नदियां, ये नदियां लंबी नदी जो लंबी दूरी है, लंबी दूरी है उसको तय करके आती है। इसी कारण इनमें मलबा गाद बहुत पाई जाती है, इसलिए इन्होंने अपना मैदान का जो चौड़ाई है वो ज्यादा कर दी है अपने इस क्षेत्र में। ठीक है ना, आगे देखें, गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक कन्नड़ तट कहते हैं। यहाँ देखें आप, तो पाएंगे, यहाँ देखें आप तो पाएंगे यहाँ देखें तो पाएंगे कि जैसे हमने ये बनाया तट, ठीक है, मैदान का ये वाला, तो इसका मैदान बना है, तो आप पाएंगे
ये वाला मैदान। यहाँ पर राज्य पाए जाते हैं, अलग अलग राज्य पाए जाते हैं। उन राज्यों के नाम देखो, यहाँ गुजरात है ये, ठीक है, ये पश्चिमी तट का मैदान है। तो आप देखें ये वाला जो भाग है ये गुजरात है आपका, गुजरात ऊपर वाला भाग, ठीक है। इसके नीचे आपको पाया जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके नीचे आपको क्या पाया जाएगा, गोवा पाया जाएगा, गोवा। उसके नीचे क्या पाया जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। उसके नीचे आपको पाया जाएगा केरल। बात समझ में आई? यही देखें आप, तो क्या कह रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, पश्चिम घाट पर्वत पश्चिमी दिशा में पश्चिम तटीय मैदान स्थित है। तो यहाँ देखो बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये यहां तक हो गया था, पीछे आ गए क्या, गुजरात से गोवा तक क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। यहाँ बनाना था वो, वहां बन गया, ठीक है, यहाँ बनाना था वहां बन गया। कभी कभी तकनीकी ज्ञान जो है वो दिक्कत दे देता है। ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम तट का मैदान हो गया। और ये पश्चिम तट का जो मैदान है ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर देखो गुजरात है, गुजरात में पश्चिम तट का मैदान है। यहाँ देखेंगे आप, फिर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। यहाँ फिर आप देखेंगे तो गोवा आ जाएगा, गोवा, गोवा में मैदान पाया था। कर्नाटक, कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका केरल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केरल आ जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान पर 5 राज्य पाए जाते हैं, 5 देखेंगे आप कौन कौन से राज्य है आपके। गुजरात है, गुजरात के बाद आपका फिर क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा है, गोवा के बाद आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका केरल पड़ता है। और जो पश्चिमी तट जो मैदान है इन राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप किसी भी जनपद में रह रहे हैं तो उस जिले का मुख्यालय आप अपने नाम से पहचानते हैं, ठीक है। जैसे लखनऊ है आपका, कुछ भी और है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है तो जमीन एक ही, लेकिन आपने सुविधा की दृष्टि से उसे पहचान दिलाने के लिए अपने नामों से बांट रखा है, ठीक है। तो यही व्यवस्था यहाँ पर है। तो देखेंगे कौन कौन सी व्यवस्था है। ये है आपका गुजरात से गोवा तक क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। अब देखें यहाँ पे, ये जो गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक जो तट है इसको बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा तट, कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट बोलते हैं उसको, कोंकण तट। कहां से, गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक जो भाग है आपका ये कोंकण तट रहेगा, ठीक है। आगे देखें तो आप पाएंगे कि गोवा से लेकर कर्नाटक के तट को मंगलोर तट कहते हैं या कन्नड़ तट बोलते हैं। आगे देखें तो आप पाएंगे गोवा से लेके कर्नाटक, ठीक है, गोवा से लेके कर्नाटक ये जो वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप देखेंगे कन्नड़ तट। कौन सा, कन्नड़ तट बोलेंगे, ठीक है, कन्नड़ तट, ठीक। और भी देखें आगे तो आप पाएंगे कन्नड़ तट या मंगलोर तट बोलते हैं उसे। मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में अंतर्गत आता है। यहां देखें आप, कर्नाटक से केरल तक जो भाग है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है इसको बोलेंगे मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। ये यहाँ पर तट पाए जाते हैं। यहाँ भी और तट पाए जाते हैं, काठियावाड़ तट है, देखो बताएं आपको, ठीक है। गुजरात में कोंकण तट ये हो गया। आगे बताएंगे, आगे समझाएंगे यहां से आपको,
ठीक, यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, आगे आप देखेंगे धरातल पर स्थित समुद्र का वह जल जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ होता है उसे लैगून झील कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। ठीक है, धरातल पर जो जल है, धरातल पर जो जल है, मान लो ये कोई जल है, जल की व्यवस्था है, ऐसे कोई जल, ऐसे ये जल की संरचना है, ये यहाँ पर जल पाया जाता है, ये जल है। ठीक है, क्या है, धरातल पर स्थित समुद्र का वह जल जो चारों तरफ भूभाग से घिरा होता है उसे लैगून कहते हैं। और इसको हमने घेर दिया कहां पर, चारों तरफ भूखंड से। ठीक है, किससे, भूमि से घेर दिया, तो इसको कहेंगे लैगून। बताएंगे लैगून होता क्या है, समझिएगा। मतलब ये पानी है, समुद्र का भाग है, उसको चारों तरफ हमने जमीन से घेर दिया, ये स्थल खंड है, ये स्थल खंड है, और इसको जल को हमने चारों तरफ स्थल से घेर दिया, तो क्या कहलाएगा ये, इस जल को चारों तरफ स्थल से घेर दिया तो लैगून कहलाता है। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा भाग है, मोटा मोटा देखें तो ऐसे करके कोई व्यवस्था है, ऐसे कोई तट मोड़ा हुआ है, तो ये जो भाग है, जो पानी भरा हुआ है, चारों तरफ देखेंगे आप, चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। ठीक है, बड़ा देखें, बड़े स्तर में देखें, मान लो ये कोई तट है, मान लो ये कोई तट है, ऐसे करके ये करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई मान लो पानी भरा हुआ है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पानी भरा हुआ है समुद्र का, ये सकरा है, यहाँ से आ गया होगा पानी। ठीक है, इस क्षेत्र में जो पानी भर गया है और चारों तरफ ये जमीन से घिरा हुआ है स्तर भूखंड से, तो इसी को बोलेंगे लैगून। ठीक है, इसी को बोलेंगे लैगून। यहां देखें आप, मालाबार तट पर कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए केरल में वेवनाड झील और अष्टमुडी झील, वेवनाड झील और अष्टमुडी जो झील है, ये कहां पाई जाती है, आपको केरल में पाई जाती है। जैसे यहां देखें तो ये मालाबार जो तट है आपका, ये वाला जो भाग है आप देखें तो यहीं पर केरल में ये जो तट है आपका, यहीं पर केरल में दो झीलें पाई जाती हैं, उसका नाम क्या, अष्टमुडी और आपका वेवनाड। ठीक है, वेवनाड और अष्टमुडी जो झीलें पाई जाती हैं वो यहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे देखें, केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन झीलों को क्या कहा जाएगा, यहाँ जो झील पाई जा रही है, ये जो झीलें पाई जा रही हैं, इन झीलों को, वेवनाड और अष्टमुडी जो झीलें हैं, इनको कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल नाम दिया गया है इन झीलों को। ये कई झीलें हैं, लैगून। कैसी है, लैगून। लैगून का मतलब चारों तरफ से जल से घिरी हुई जो संरचना है पानी की, समुद्री जल जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है स्थल खंड से, वो क्या कहलाता है, लैगून कहलाता है। आगे देखें तो आप पाएंगे पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा कगारनुमा है। इसका ढाल अत्यंत तीव्र है। तीव्र ढाल होने के कारण पश्चिमी घाट पर प्रवाहित होने वाली नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, अत्यंत तीव्रगामी होती हैं। ये नदियां अपने बहाने पर एस्चुरी अथवा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती नदियां, कर्नाटक में शरावती और गोवा में मांडवी। देखें यहाँ पे गुजरात में दो नदियां आती हैं, दो नदियां आती हैं। एक तो आपकी आती है नर्मदा और एक आती है आपकी ताप्ती। अब ये वाला जो भाग है ना, पश्चिमी पठार का जो भाग है, ये कहना चाह रहे हैं ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए कम नदियां इधर गिरती हैं। ज्यादा नदियां नहीं, कम गिरती हैं, लेकिन गिरती हैं तो बहुत तेजाई के साथ गिरती हैं। कैसे, बहुत तेज भाव से, क्यों, ऊंचाई ज्यादा है तो क्या है,
पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है, तो बहुत तेजी से नीचे गिरती हैं। तो गुजरात में 2 नदियां गिरती हैं, नर्मदा तापी। वहीं आप देखें तो कौन सी नदियां है, यहाँ देखिए गुजरात में नर्मदा ताप्ती, कर्नाटक में शरावती, गोवा में मांडवी। अब देखें गोवा में एक यहाँ पर नदी है, गोवा में देखें, गोवा में मांडवी नदी है, मांडवी नदी, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, मांडवी नदी गोवा में पाई जाती है, ठीक है ना। और जो गोवा की राजधानी है पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे है। वहीं कर्नाटक में देखेंगे तो और नदी है शरावती नदी। कौन सी है, शरावती नदी। कर्नाटक में शरावती नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखें आप, गोवा में मांडवी, ज्वारी नदियां एस्चुरी अथवा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी अथवा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। देखो क्या है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो बहुत ऊंचा है, उसके कारण नदियां जो आती हैं तो बहुत सारी ऊपर से अचानक तेजी से गिरती हैं, तो ये ज्यादा क्या है, उसका निर्माण नहीं कर पाती, ज्यादा लंबे तट का निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि ज्यादा खाद वगैरह नहीं ले पाती, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ज्यादा लंबा इधर आ नहीं पाती नदियां। ऊंचाई पे तो इधर पश्चिम की ओर नहीं बहती नदियां, तो ज्यादा गाद या गंदगी वगैरह नहीं ला पाती है, ठीक है, ज्यादा उबड़ खाबड़ चीजें अपने साथ बहा नहीं पाती हैं। तो क्या हुआ, तो पश्चिमी घाट का जो मैदान है वो ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया है। कुछ नदियां हैं जो अपना विस्तार करती हैं, उनमें से कुछ चंद नदियों के नाम यहाँ पर हैं। जैसे आपका नर्मदा नदी है जो उधर से अमरकंटक से बह के आती है, आप समझ रहे हो, मध्य प्रदेश से, और बहकर आपका क्या पश्चिम की ओर जाती है। वही तापी नदी, ये भी अपने भ्रंश घाटी में बहती है, लंबाई ज्यादा पकड़ती है तो ज्यादा मलबा लेती है, तो मैदान का निर्माण करती है। तो गुजरात का जो तट का मैदान है इन नदियों ने ज्यादा फैला दिया। वही देखिए आप कर्नाटक में शरावती नदी है, और आपका जो गोवा है, गोवा में पाई जाती है मांडवी नदी, ठीक है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो यही ज्वार नदमुख बनाती हैं, बाकी और नहीं बना पाती। एस्चुरी मतलब आप देखें क्या होता है, एस्चुरी का मतलब जैसे कोई नदी आ रही है, ऐसे कोई नदी बह रही है, तो जब ये समुद्र किनारे पहुंचती है तो ऐसे फैल जाती है, तो ये वाला हिसाब किताब जो है ये यहाँ नहीं बन पाता है। कहाँ नहीं बन पाता है, पश्चिमी घाट पर्वत नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ की नदियां बहुत कम लंबी है, दूसरा ऊंचाई ज्यादा है, तो धड़ाम से मलबा गिरता है, आता ही नहीं पहले तो मलबा, क्योंकि चट्टान है, तो इस कारण क्या है, ज्यादा ज्वार नदमुख नहीं बनता है। केवल यही नदियां ऐसी है ज्वार नदमुख बनाने में अपनी भूमिका निभाती, बाकी ज्यादा नहीं बना पाती, ठीक है। आगे देखें, इसी प्रकार के केरल में भरतपुजा तथा पेरियार नदियां एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब केरल में भरतपुजा और पेरियार नदियां हैं। केरल में देखेंगे आप, ये केरल राज्य है, यहाँ पर भरतपुजा और आपका कौन सी है, एक और नदी है, भरतपुजा और पेरियार नदी। कौन सी है, पेरियार नदी, ठीक है। ये ज्वार नदमुख बनाती है पश्चिम की ओर। आगे देखें तो आप पाएंगे गोवा की राजधानी पणजी ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। वो मांडवी नहीं थी, वो गलती से बोला था हमसे। आप देखें यहाँ पर मांडवी नहीं, मांडवी गोवा में बहती जरूर है, लेकिन जो पणजी राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी, ये कौन सी नदी पर है, ज्वारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, ज्वारी नदी पर राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी जो है, ठीक है। आगे चलें, देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। ये आपको पश्चिमी तटीय मैदान था। कौन कौन सा मैदान आपने देखा, गुजरात से लेकर आपका गोवा तक जो मैदान है वो कौन सा मैदान है, कोंकण तट है। कोंकण तट के बाद गोवा से लेकर कर्नाटक आपका कन्नड़ तट है। कन्नड़ तट मतलब कर्नाटक से लेकर केरल तक जो तट पड़ता है, मैदान पड़ता है, तटीय मैदान,
उसका नाम है मालाबार, ठीक है, मालाबार। अब यहाँ देखिए इस मैदान में कुछ नदियां हैं, जिन नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया है। जैसे आप गुजरात में देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, गोवा में मांडवी नदी है, और मांडवी नदी के किनारे जो गोवा बसा हुआ ही है उसकी जो राजधानी है पणजी, वो ज्वारी नदी पर है, ठीक है। अब आए कर्नाटक में, गोवा से दक्षिण में राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में नदी है शरावती नदी। शरावती नदी भी क्या पश्चिम की ओर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। फिर कर्नाटक से दक्षिण में एक राज्य है, उसका नाम है केरल। केरल में दो क्या लैगून झील पाई जाती है। लैगून झील उन्हें कहते हैं जिसमें क्या है, जो समुद्री जल है वो स्थल में घुसा होता है और चारों तरफ क्या है उस स्थल से घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम लैगून झील, ठीक है। वहां पर कर्नाटक तट पर ही जो मालाबार तट है, सॉरी वो केरल जो तट है हमारा केरल वाला, उसको मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट में दो आपको नदियां मिलेंगी। कौन सी नदियां है आप देखें, भरतपुजा और आपका पेरियार नदी है। पेरियार नदी, एक पेरियार बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने, अब कहने में थोड़ा सही नहीं लगता, उन्होंने एक किताब लिखी है सच्ची रामायण। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो जितना भी ये राम का हल्ला मच रहा है या कृष्ण का हल्ला मच रहा है या किसी भीम का हल्ला मच रहा है या किसी का भी हल्ला मच रहा है, वो पढ़ने के बाद आपके दिमाग का शुद्धिकरण हो जाएगा। उसमें सारी चीज लिखी, सच्ची रामायण होती क्या है, उसमें बताया गया है कैसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, बुद्ध के बारे में क्या व्यवस्था है, उस सारे धर्मों का क्या है उन्होंने खोल खाला कर दिया है। अगर पेरियार को किसी ने पढ़ लिया तो हो सकता है वो धार्मिक आतंकवादी बन जाए, ठीक है। ऐसे व्यवस्था उन्होंने बनाई है। वो क्लियर कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता संसार में नहीं है। ईश्वर होते, देवी देवता होते तो पाकिस्तान पे जो युद्ध हुआ था तो वहां पर उन पाकिस्तानियों को भगा देते, या चीन से युद्ध हुआ तो चीनियों को मार देते। ये देवी देवता केवल हमारे लिए है। तो वो पेरियार साहब बोलते हैं ऐसा, हमें नहीं मालूम उन्होंने कैसे क्या कहां से शुरू किए, और उन्होंने वेद प्रूफ और दिया, उसमें लिखा हो रहा है। उस जो सच्ची रामायण है उसमें उन्होंने लिखा हो रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप कभी फुर्सत मिले, वैसे एक किताब बैन कर दी है, गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगी, सच्ची रामायण पेरियार साहब की, ठीक है। आगे चलें, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, यहां देखें पूर्वी तटीय मैदान है, उसके बारे में। पूर्वीय तटीय मैदान का निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्र से मिलकर हुआ है, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र से मिलकर हुआ है। दूसरे शब्दों में पूर्वी तट के मैदानों का निर्माण नदियों के जलोढ़ निक्षेप है के कारण हुआ है, ठीक है। जलोढ़ मतलब जो खाद मलबा होता है, जलोढ़ होता है, उसमें व्यवस्था होती है, ठीक है। जलोढ़ निक्षेप में नदियां प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती हैं। क्यों लाती हैं? क्योंकि जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसकी जो नदियां हैं वो पश्चिमी तट मैदान से निकलती हैं और पूर्वी तट मैदान तक जाती है, तो लंबाई ज्यादा है। जब कोई चीज की लंबाई ज्यादा होगी तो लंबा रास्ता तय करेंगे, लंबा रास्ता तय करेंगे तो बहुत सारी चीज अपने साथ बहाकर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था है, मिट्टी को बहाकर ले आती है। यही कारण है कि पूर्वी घाट मैदान अत्यंत उपजाऊ है, क्योंकि ज्यादा क्या है उपजाऊ चीजें लेके आई, खाद गाद वगैरह सब लेके आ रही हैं वहां से, लंबाई कारण। तो क्या है, जो ज्यादा उपजाऊ मैदान पैदा करेंगी आगे पूर्व में। विशेष रूप से पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र धान की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है, धान की खेती के लिए। देखें आप, कोरोमंडल तट पर कावेरी तथा अन्य नदियों की घाटियों में धान की खेती की जाती है, या खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है। आगे देखें, हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। अब देखो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार क्या है, आप यहां देखें, ये ठीक है, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। इसको देखेंगे, श्वास थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, उस संबंध में व्यवस्था है। ये उतरता हुआ मैदान मौसम होता है, मैदान नारा पड़ा है बोले, ये उतरता हुआ मौसम होता है मार्च अप्रैल वाला, तो इसमें बीमारी की चांसेस ज्यादा रहती है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए ये मैदान है, ये पूर्वी तट का मैदान है, पूर्वी तट का मैदान है। यहाँ पर बहुत सारे आपका ये मैदान है पूर्वी तट का।
और ये पश्चिमी तट जो मैदान है उससे चौड़ा है, उससे चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि यहां से निकलती हैं नदियां, यहां से निकलती हैं, पश्चिमी तट से निकलती हैं नदियां, ठीक है, और जो कि इस पूर्वी तट पर बहती है, ठीक है, इस पूर्वी तट पर बहती हैं। आप देखेंगे इस पूर्वी तट पर ये नदियां बहती हैं और पश्चिमी तट से निकलती हैं। जब भाई ये बताओ कि पश्चिमी तट से नदी निकल रही है, इधर से नदी निकल रही है जो कि लंबाई ज्यादा है, तो गाद वाद ये ज्यादा लेकर जाएगी तो यहाँ पर उड़ेल देगी, ठीक है, यहाँ से लेकर आएगी ज्यादा मलबा वगैरह, ठीक है, जड़ी बूटी खनिज पौधे पेड़ पत्ते जो भी सड़ा गला वो यहाँ उड़ेल देगी, ठीक है, यहाँ पर उड़ेल देगी। ये सारी नदियां यही काम करती है, पूर्व की ओर बहती लंबी नदियां है। तो इन्होंने ही इस मैदान का निर्माण किया है, इन्होंने ही इस मैदान का निर्माण किया है, इन नदियों ने। तो नदियों की भूमिका समझ में आई। नदियां केवल जल ही नहीं देती हैं कि जल के कारण ही हमारा क्या है कि हम जल पी के ही उनका सही हो जाएंगे या ठीक रहेंगे या उनकी उपयोगिता से जनजीवन बचा रहता है। उसके साथ साथ ये तो भूमिका है ही उनकी, उसके साथ साथ मैदानों का निर्माण भी कर रही हैं। नदियों से देखिए आप व्यापारिक व्यवस्था भी होती है। नदियों में पहले सबसे पहले आप देखिए ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, परिवहन व्यवस्था है, आज आपका देख रहे होंगे रोड व्यवस्था है, सड़क परिवहन, आपका रेलवे मार्ग है, ठीक है, वायु मार्ग है। लेकिन सबसे पुराना जो मार्ग व्यवस्था है, सबसे पुरानी जो व्यवस्था है परिवहन की व्यवस्था, वो है आपकी जल मार्ग व्यवस्था। जब कुछ नहीं था तो हम लोग समुद्र से नदियों से ही यात्रा करने में क्या सक्षम थे, नाव बनाते थे और चले जाते, उसमें कोई खर्चा नहीं आता। आज भी विश्व में सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो समुद्र मार्ग से ही होता है, समुद्र मार्ग से होता है, जल मार्ग से ही होता है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कि सड़क मार्ग से बाइक स्टार्ट की भग गए, कार स्टार्ट की चले गए, ठीक है, वायुयान में बैठे उड़ गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यवस्था है ना व्यापार की, वो कहां से है? वो आपकी जल मार्ग से ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए प्राचीन जो व्यवस्था है उसको भूलना नहीं चाहिए। अब समझिए पूर्वी तट का मैदान है, ये नदियों ने बनाया है। अब इसकी जो व्यवस्था देखते हैं कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक। अब देखिए, हाँ ये बात बताना भूल रहे हैं इसमें, ये वेस्ट बंगाल है आपका, पश्चिम बंगाल से लेकर ये कन्याकुमारी तक इसका क्या है विस्तार है, किसका? पूर्वी तटीय मैदान का, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है आपका कहां तक है? यहां तक है, पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु, ठीक है। उधर देखिए गुजरात से लेकर, ये वाला जो भाग था आपने देखा था, ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक तट था इसका, ठीक है। आगे देखें, आगे देखेंगे तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे आप पाएंगे समझ लीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में हम कर देते हैं कभी कभी। तो ये मैदान है आपका, यहां से देखें ये आपका मैदान है, ठीक है, ये मैदान है। इस मैदान को आप देखेंगे तो ये देखिए इन राज्यों के नाम लिखते हैं, तो ये राज्य आपको देखेंगे तमिलनाडु है। उसके बाद इसके बाद कौन सा राज्य पड़ेगा आपका? आंध्र प्रदेश पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कौन सा राज्य पड़ेगा आपका? उड़ीसा पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल पड़ेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल पड़ेगा, ठीक। ये जो राज्य हैं इनके बारे में देखेंगे आप, ठीक। क्या कह रहे हैं ये कि तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट भी कहते हैं। पूर्वीय तटीय मैदान पर कुछ लेगुन झीलें भी है, जैसे उड़ीसा में
चिल्का झील और आंध्र प्रदेश में पुलकित झील। पुलकित झील के बीचों बीच श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलकित झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है। ये जो तट है, तमिलनाडु वाला तट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। इस तट को क्या बोलेंगे, दूसरे कलर से देखें इसको, मान लीजिए इसको देखें, ये तट है हमारा यहाँ तक, ठीक है। इस तट को बोलेंगे हम कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। और इसी तट पर जो पूर्वी घाट का जो तटीय मैदान है, इस पर कुछ झीलें ही पाई जाती हैं। जैसे उड़ीसा में देखेंगे आपका चिल्का झील है। कौन सा है, चिल्का झील है। और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु की जो सीमा है, इस सीमा पे झील पाई जाती है, पुलकित झील, ठीक है, पुलकित झील। इस पुलकित झील पर ही क्या है, यहाँ देखें, पुलकित झील पर ही इसके बीचों बीच, ठीक है, पुलकित झील पर ही क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ देखेंगे आप तो पाएंगे इस पुलकित जो झील है, ये पुलकित झील है, यहाँ पर हरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। उस श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही देखें क्या है, कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन श्रीहरिकोटा द्वीप है, उस पर पाया जाता है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। यहाँ देखिए आप, सतीश धवन केंद्र यहाँ पर है पुलकित झील पर। और यहाँ द्वीप है हरिकोटा द्वीप। कौन सा है, हरिकोटा द्वीप है। कौन सा है, द्वीप है। और इसी द्वीप पर पाया जाता है कौन सा, श्री सतीश धवन केंद्र, श्री सतीश धवन केंद्र, ठीक है। ये पेपर में बहुत आता है, ध्यान रखना, ठीक। आगे चलें, उत्तर भारत का मैदान। इससे पहले देखो, ये हमने सारी चीज बता दी, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। और इसके संबंध में बताएं आपको कुछ चीजें और बताएं तो देखेंगे आप। देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। ये व्यवस्था आपको बता दी और कुछ चीजें और बता देते हैं आपको। वैसे तो इसके बाद संबंध में आगे ही पढ़ाएंगे, आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन समझ लीजिए। ये देखिए, थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन काम की चीज है, आपके काम की चीज है। समझने थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत है होगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखो, ये पूर्वी घाट का जो पर्वत है, यहीं पर पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है। तो तमिलनाडु में बोलते हैं इसको कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। कन्याकुमारी से पुलकित झील तक कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट से आगे चलेंगे आप, आंध्र प्रदेश से ऊपर चलेंगे तो इसको बोलेंगे आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार। पुलकित झील से महानदी डेल्टा तक इसको बोलेंगे उत्तरी सरकार। कौन सा, उत्तरी सरकार। आगे देखें, महानदी डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक बोलेंगे इसे कोंकण तट। कौन सा, कोंकण तट। कौन सा बोलेंगे, कोंकण तट। और उड़ीसा में इस तट को, उत्तरी सरकार को उत्कल क्या बोलते हैं, उत्कल तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें, अब देखेंगे जो विशाल मैदान है उसके संबंध में। विशाल मैदान आप समझे क्या व्यवस्था है। उत्तर भारत का मैदान, तीन मैदान थे, हमने बताया था आपको।
मैदानों के उत्तर भारत, जो भारत के मैदान है वो 3 हैं। उत्तर भारत का मैदान, पश्चिमी तट का मैदान और पूर्वी तट का मैदान। पश्चिमी तट का मैदान पढ़ाया, पूर्वी तट का मैदान पढ़ाया, ठीक है। इनके बारे में आगे भी हम ज्योग्राफी पढ़ाते रहेंगे, बहुत सारी चर्चा होगी, बहुत सारी चीज निकल के आएंगी। एक एक राज्य को जो पहाड़ी है उसके संबंध में भी आपको पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ये मोटा मोटा चीज आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ये जो वनडे परीक्षा है उसको लिहाज से लेकर चल रहे हैं। बाकी पीसीएस का जो स्तर है उसके लेवल के भी हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, निश्चित रहिएगा। अभी शुरुआत है, देखते रहिए क्या क्या होता है। उत्तर भारत का मैदान, अब उत्तर भारत का मैदान कहाँ पाया जाएगा, आप देखें। ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये वाला अभी हमने पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया आपको पश्चिमी और पूर्वी तट के मैदान पढ़ाए, ठीक है। ये मैदान पढ़ाया आपको, ये मैदान पढ़ाए पश्चिमी तट का मैदान, और यही आपका पूर्वी तट का मैदान पढ़ाया, ठीक है। ये मैदान पढ़ाया आपको, ये मैदान दिखाई दिया आपको। हमने बताया कि जो पूर्वी पश्चिमी तट का मैदान है, गुजरात से लेकर आपका महाराष्ट्र तक कौन सा तट रहेगा, कौन सा तट था आपका, कोंकण तट था, ठीक है, ये यहाँ पर। और यहां से लेकर आपका गुजरात से लेकर जो महाराष्ट्र है, सॉरी महाराष्ट्र तक था ये वाली व्यवस्था। आप चलिए छोड़िए इसको। यहाँ ये पश्चिम घाट पर्वत पढ़ाया, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा तक, गोवा से लेकर आपका कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर आपका केरल तक। यहाँ देखिए तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल तट पढ़ाया, फिर आपका उत्तरी सरकार, फिर आपका यहाँ देखिए कोंकण तट इधर पढ़ाया था, ठीक है। वो कन्नड़ तट था इधर तो, और इधर कोंकण तट देखेंगे। आगे क्या है व्यवस्था, हिमालयी नदियां अपने साथ अत्यंत बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर ले आती हैं। हिमालय जो नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं, आप देखेंगे हिमालय की जो नदियां हैं, ये हिमालय से नदियां निकल रही हैं, ऐसे ऐसे नदियां निकल रही हैं, और ये बहुत ऊंचाई से आती हैं, बहुत ऊंचाई से आती हैं, इसलिए क्या ये ऐसे दक्षिण तरफ बहती हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों का तीव्र ढाल होने के कारण ये नदियां अपने साथ शिलाखंडों को बहाकर तो ले आती हैं, किंतु शिवालिक क्षेत्र में मंद ढाल होने के कारण शिवालिक के गिरिपद में क्षेत्र में इन शिलाखंडों को क्या करती हैं, ये जमा कर देती हैं। इस प्रदेश को भावर प्रदेश कहते हैं। पर्वत के निचले क्षेत्र को गिरिपाद, ठीक है, गिर मतलब होता है पर्वत, पाद में से होता है पैर, तो पर्वत का जो पैर है गिरिपाद कहते हैं भावर प्रदेश को। उच्चावच की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, और देखेंगे आप खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश, खादर बांगर प्रदेश में विभाजित किया जाता है। अर्थात उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है ऊंचाई के हिसाब से देखें आप, ये मान लीजिए ऐसे करके ये व्यवस्था है, तो इसको बोलेंगे भावर प्रदेश, ऊंचाई पर है, ठीक है। इसको बोलेंगे बांगर, तराई, क्या बोलेंगे, तराई मैदान बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका आएगा बांगर मैदान, फिर आपका आएगा खादर, कौन सा आएगा, खादर, ठीक है। इसकी आपको एक पिक्चर दिखा के बहुत सुंदर, आपको देखने में दिल भर जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। आप देखेंगे, ये देखिए दिखाई दे रहा है, इससे खूबसूरत देखिए मैदान का वर्गीकरण देखें आप, मैदान का वर्गीकरण देखें तो ये ट्रांस हिमालय है, ऊंचा जो हिमालय है ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय दिख रहा है आपको। इस ट्रांस हिमालय से जैसी नदियां ऐसे निकलती हैं तो यहाँ पर क्या है, फिर ये धीरा हो जाए, शिवालिक पर आकर ये पर्वत जब खत्म हो जाता है तो यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं नदियां भाकर लाती हैं, फिर जब ज्यादा स्पीड नहीं बचती नदियों में तो वो यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। ये देखो रुक रहे हैं, ये जो रुक रहे हैं इसको बोलते हैं
भावर, भावर प्रदेश बोलते हैं। भावर प्रदेश में क्या है, नदियां इन पत्थरों में विलुप्त हो जाती हैं, पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, ऊपर आपको नदियां नीचे बहेंगी। ठीक है, नदियां जैसे ही बाहर निकलती हैं पर्वतों से, पत्थरों से, छोटे छोटे टुकड़ों से, उसको बोलते हैं तराई। तराई मतलब ऐसे बोलते हैं, मकान बनाते हैं ना, बोलते हैं उसको तर कर दो भाई, पानी पानी निकलना चाहिए दीवार में से। ठीक है, पानी पानी निकलना चाहिए, तो ये नदियां फिर क्या है, तराई निकलाती हैं। अगर यहाँ पर आप ऐसे करके गड्ढा कर लो 1 फुट का, तो आपको पानी नजर आ जाएगा और पानी पी भी सकते हो। ठीक है, इतना शुद्ध पानी होता है यहाँ पे तराई के क्षेत्र में। तो तराई क्षेत्र होता है, और तराई क्षेत्र में क्या है, आपको बहुत सारे कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। यहाँ बीमारियों का क्षेत्र भी है ये। आप चले जाए गोरखपुर वगैरह जो है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर वगैरह, ये सब क्या तराई क्षेत्र में आता है। आगे देखें, जैसे ये नदियां पानी से निकलकर मैदानी भाग में जाती हैं, मैदानी भाग में जाती हैं, तो 2 प्रकार के मैदान बनाती हैं। एक बांगर, ठीक है, एक बांगर मैदान बनाती है, और एक बनाती है खादर। ठीक है, खादर। अब देखें ये व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था क्या है, ठीक है, ये व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जाने। जैसे कोई नदी है, कोई नदी है ये वाली, ठीक है, ये नदी की क्या घाटी है, और नदी बह रही है इसमें से। ये नदी बह के आई, ऐसे बह के आई, ऐसे बह रही है। कभी कभी जब नदी में बाढ़ आती है, तो ये अपने क्या है, उसको जो मलबा होता है, वैसे गाद मिट्टी लेकर आती है, तो यहाँ तक उड़ेल देती है। ठीक है, फिर अपनी घाटी में बहने लग जाती है, फिर अपनी घाटी में बहने लगती है। कुछ समय बाद जो बाढ़ मिट्टी लाई थी, ये जम जाता है और ये उपजाऊ मैदान बन जाता है। इसका ही फोटो आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसका ही फोटो आपको दिखाएंगे बाद में। जो बाद का जो मैदान बनता है, ये बांगर है। बांगर के ऊपर बहुत गाने हैं, बांगर के छोरे, ठीक है, बांगर की छोरी तू लागे गोरी गोरी, बहुत सारे गाने हमने सुने हैं अपने बारे में, अपने समय में। ठीक है, और गाने हमें पसंद भी हैं, गाना भी और सुनाना भी और सुनना भी। ठीक है, गाना गाना सुनना सब पसंद है, म्यूजिक। यहाँ देखें तो ये बांगर का प्रदेश है, और जब नदियां बहती रहती है, उसके किनारे में जो मैदान पाया जाता है, मैदान जो पाया जाता है जब नदी बहती है, उसके सारे जो किनारे होते हैं उन पर जो पाया जाता है, उसे खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। आगे चले, देखेंगे आप यहाँ पर भावर प्रदेश। भावर प्रदेश, भावर प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के समांतर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला है। जैसे ये देखें, ये हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, उसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी। तो जो भावर प्रदेश है, ये सिंधु नदी से लेकर यहाँ तक तीस्ता नदी तक, कौन सी है, तीस्ता नदी है, यहाँ तक कौन सा प्रदेश पाया जाता है, भावर प्रदेश पाया जाता है। कौन सा प्रदेश पाया जाता है, भावर प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, भावर मतलब ऐसे पहाड़ से नीचे गिर के आए, जैसे ही थोड़ी सी ऊंचाई बचती है, यहाँ चट्टाने होती हैं, ये छोटे छोटे पत्थरों को लेकर आती हैं। ये वाला जो भाग है आपका, ये कहलाता है भावर। क्या कहलाता है, भावर। ठीक, आगे देखें, तीस्ता नदी तक विस्तृत है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जब भावर प्रदेश में पहुंचती हैं, भावर प्रदेश में पहुंचती है, तो बड़े बड़े शिलाखंडों में प्रवेश कर जाती हैं, बड़े बड़े शिलाखंडों में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण नदियां सतह पर विलुप्त हो जाती हैं। अब देखो भाई, आप देख रहे हैं कि जब नदी पत्थरों, अपने साथ पत्थर लेके आ रही है, आप खुद का एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद का करेंगे, तो ऊंचाई से एक बाल्टी में बहुत सारे कंकड़ भरकर और पानी भरकर डालना। ठीक है, जैसे दोनों नीचे बहेंगे और जहां पर समतल मैदान आएगा, तो पानी नीचे निकल जाएगा, कंकड़ ऊपर रह जाएंगे, तो कंकड़ों में क्या है, नदियां विलुप्त हो जाती है, नीचे बहती है कंकड़ों के। ठीक है, बात यही समझ में आई है। आगे देखें, भावर प्रदेश शिलाखंडों के कारण कृषि योग्य नहीं है। जब पानी नीचे बैठ जाएगा, पत्थर ऊपर होंगे, तो वहां फसल होगी, वहां कृषि होगी, नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं हो सकती।
ठीक है। यहाँ पर कृषि योग्य नहीं है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। जब पत्थर है ऊपर ऊपर, आपने बाल्टी में एक बाल्टी बकेट लीजिए या कोई टिफिन लीजिए बड़ा वाला, उसमें कंकड़ भरिए और फिर पत्थर पानी भरिए, ऊपर से उड़ेलिएगा किनारे से स्लिप से, तो पानी नीचे निकल जाएगा, कंकड़ ऊपर रह जाएंगे, तो वहां से उपजाऊ कहाँ होगा, कृषि के लिए योग्य होगा, नहीं होगा ना। यही पर देखेंगे आप, भावर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में तीस्ता नदी तक पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। कहना यही चाह रहे हैं कि यहां से देखिए पश्चिम है, ये सिंधु नदी पश्चिम में, ये पूर्व में है तीस्ता नदी, यहाँ पर भावर प्रदेश पाया जाता है। भावर प्रदेश कैसा होता है मैं आपको दिखाऊं, एक बार देखिए जरूर, आपको अच्छा लगेगा देखकर। ये देखिए भावर प्रदेश, ये है, खुशी होगी देखकर आपको, ये है भावर प्रदेश। अब देखिए इसमें कहां पर फसल बो दोगे आप, इस पत्थरों में कहां पर फसल बो दोगे, इनमें क्या है, नदी नीचे बह रही है, ऊपर पत्थर शिलाखंड, ये छोटे छोटे हैं, लेकिन आप देखेंगे और भी हैं, ठीक है। ये जो पत्थर है ये आपका कैसा प्रदेश है, ये आपका भावर प्रदेश है। कैसा है, भावर प्रदेश, कैसा है, भावर प्रदेश। जैसे ही नदी देखो यहाँ से कंकड़ खत्म हो रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे तो ये तराई का मैदान हो जाएगा आगे चल के। भावर प्रदेश में ऐसे कंकड़ पाए जाते हैं। बात समझ में आई, चलिए आगे देखें। आगे क्या है, तराई प्रदेश। कौन सा है, तराई प्रदेश। जब नदियां भावर प्रदेश से बाहर निकलती हैं तो शिलाखंडों के कारण क्या होता है, शिलाखंडों का नदियों का जल तितर बितर हो जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नदियों की कोई स्पष्ट धारा रह नहीं पाती या नहीं रह जाती है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, जैसे पहाड़ से नदी ऐसे आई, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर तो आपका था भावर प्रदेश, ठीक है, या कंकड़ फंकड़ थे, ठीक है, बहुत सारे, ये भावर प्रदेश था आपका, भावर। अब नदियां यहां से निकल के नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है, तो कंकड़ों से कोई नदी निकलेगी, उसकी कोई धारा बनेगी, नहीं बनेगी। तो कोई नदी इसका ऐसे बहेगी, कोई ऐसी बहेगी, ऐसे मतलब चौड़ाई पर। जैसे ये भाग देखें आप, ये है क्षेत्र, ठीक है, ये तो यहां से पत्थरों से कोई नदी निकल रही है, तो कोई ऐसे बहेगी, कोई ऐसे बहेगी, तो एक निश्चित धारा नहीं होती है। जैसे आपको दिखाएं यहाँ पर देखे, आपने बताया था, हमने आपको दिखाया था कि जो नदियां हैं भावर प्रदेश, देखो बहुत सुंदर तरीके से ये जो भाग है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये भावर प्रदेश है, चट्टानों से निकल रहा है, चट्टानों से, ये भावर प्रदेश है, ये पत्थर है। अब यहां से नदियां ऐसे बही, देखो यहां से नदियां ऐसे बह रही है ना, ये आपका क्या है, तराई का मैदान है, मतलब ये तराई का मैदान है, पत्थरों से बाहर आ गई, ये तराई क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका तराई क्षेत्र है। और ये कौन सा है, भावर, ये भावर है, ये आपका तराई रहेगा, ये वाला भाग तराई, ये देखो ये तराई रहेगा आपका, तराई वाला भाग है, ये वाला भाग जो नदियां निकल रही, ठीक है। बात सुनिए, भावर प्रदेश से निकलकर नदियों का जल इतना तितर बितर हो जाता है कि भावर प्रदेश के दक्षिण में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक दलदली क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। इस दलदली क्षेत्र में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव, विषैले कीट पाए जाते हैं। भावर प्रदेश के बाद दलदली क्षेत्र को तराई का क्षेत्र या मैदान कहते हैं। तराई क्षेत्र धान की कृषि के लिए उत्तम क्षेत्र है। अर्थात आप देखें, जब नदियां क्या है, भावर क्षेत्र से निकलकर तराई के मैदान में आती हैं, तो क्या है, जब जमीन में पानी होगा, ठीक है, जमीन से पानी होगा, तो छोटे छोटे कीट पाए जाएंगे रेंगने वाले, ठीक है। जब जमीन में पानी ज्यादा है तो ऐसी फसलों का यहाँ पे उपजाऊ होंगी, कैसी, जो पानी को ज्यादा पसंद करती है, जैसे धान की फसल है।
सिद्धार्थनगर में काला नमक धान पाया जाता है, काला नमक नाम से, और ये तराई मैदान में ही पाया जाता है, सिद्धार्थनगर जो है यूपी का। तो क्या है, इस जो तराई के मैदान में क्या है, उसकी धान की फसल होती है। ठीक है, आगे देखें तो आप पाएंगे ठीक है, धान की फसल होती है, इतना ही है इसमें। आगे देखें खादर। खादर मतलब हमने बताया आपको, उत्तर भारत के मैदान में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण खादर प्रदेशों का निर्माण होता है। चूंकि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अवसादों का निक्षेपण किया जाता है, जिसके कारण ये प्रदेश अत्यंत उपजाऊ होते हैं। ठीक है, खादर और बांगर। ठीक है, अब देखें बांगर प्रदेश क्या होता है। उत्तर भारत के मैदान में नदियों से दूर स्थित प्रदेशों को, ठीक है, दूर स्थित प्रदेशों को नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई होने के कारण नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ऐसे प्रदेशों को बांगर प्रदेश कहते हैं। बांगर प्रदेश पुराने जलोढ़ प्रदेशों का क्षेत्र है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। जैसे अब यहाँ देखें आप पाएंगे, ये यहां से आपका पहाड़ से ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये नदी फिर बहने लगी। यहाँ पर देखेंगे आप तो पाएंगे ये आपका यहाँ पत्थर जो मिल रहे थे, ये भावर प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? भावर प्रदेश था। इन पत्थरों से निकलकर जब नदी और आगे चलती है तो यहाँ तराई प्रदेश पाया जाता है। फिर नदी आगे बहती है तो कुछ समय के लिए यहाँ पर बांगर का मैदान निर्माण करती है। फिर आगे आपका खादर। ठीक है, फिर आपका खादर। अब देखिए क्या होता है, जैसे नदी की ये घाटी है, नदी बह रही है आपकी ऐसे बह रही है। तो नदी में एक समय बाद जब बाढ़ आती है तो कभी कभी यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मिट्टी लाके इकट्ठी कर देती है, ये वाली मिट्टी यहाँ कर देती है और ये बह रही है। तो ये वाला जो बाद का जो मैदान है ना, इसको बोलते हैं बांगर। अगर भूल भी जाओ तो बांगर याद रखना, ये क्या कहलाता है? बांगर। ठीक है, और जो अभी बह रही है उसके किनारे पे जो मैदान पाया जाएगा, उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। अभी समझाते हैं खादर बांगर का एक चित्र दिखाते हैं, बहुत सुंदर सा, आप देख के खुश हो जाओगे। ठीक है, और ये चित्र जो है आप देखिए। ठीक है, दो चित्र दिखाते हैं आपको। एक चित्र तो ये है आपका, ठीक है, ये वाला एक चित्र ये है। एक और चित्र दिखाते हैं आपको। एक चित्र ये है। ठीक है, ये दोनों सीनरी को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि खादर और बांगर क्या व्यवस्था होती है, ये देखें आप। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये खादर है। कौन सा है? खादर है। खादर मतलब ये नदी अभी बह रही है, ये हमारी ही नदी है, यमुना नदी। ठीक है, उसी का खादर का क्षेत्र है। ये खादर है जो नदी बह रही है, इसके साथ का, यहाँ से देखो नाला आ रहा है और इसमें गिर रहा है ना, ये बांगर क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर नदी अपना पानी नहीं पहुंचा पाती है, तो ये कहलाता है बांगर क्षेत्र। कौन सा है? ये बांगर है, ये बांगर वाला भाग है। देखो बांगर में दो किसान घूम रहे हैं। ठीक है, दो किसान घूम रहे हैं, ये बांगर है, ये खादर है। ठीक है, अच्छा, खादर और बांगर में अंतर ये भी है कि यहाँ पे ताई जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ताजी। ठीक है, ताजी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर जलोढ़ मृदा तो पाई जाती है, लेकिन कैसी मिट्टी पाई जाती है? वो बाद की जलोढ़ मृदा है, मतलब इसके बाद में ये भाग बनता है। ठीक है, तो यहाँ कम उपजाऊ होता है और ये वाला भाग बहुत उपजाऊ होता है। तो आपने देखा हुआ कभी कभी नदी किनारे बहुत से किसान क्या फसल करते हैं, गोभी, टमाटर, बैंगन वगैरह जो भी करते हैं, तो उनकी फसल में पैदावार ज्यादा होती है,
क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ जो मृदा है वो ज्यादा पाई जाती है और बांगर में कम उपजाऊ होता है और बांगर में कम ही खेती हो पाती है। ठीक है ना, ये व्यवस्था थी। चलिए दोस्तों, हमने आज आपको सारी व्यवस्था पढ़ाने का प्रयास किया, ऐसा प्रयास किया कि सारी चीजें आपको याद हों। उसमें हमने आपको आज पढ़ाया उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान 3 प्रकार के उत्तर भारत के मैदान है। कौन कौन से आप देखेंगे तो आप, एक तो उत्तर भारत के मैदान, फिर आपको पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में आप देखेंगे गोवा से, वहां से गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक पश्चिमी तटीय मैदान पड़ता है। वही पूर्वी तटीय जो मैदान है वो आपका कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल तक पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी तट के मैदान को अन्य अन्य राज्यों में अलग नामों से जाना जाता है और पूर्वी तट मैदान को अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, केरल में पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार और वहीं पूरब में अर्थात तमिलनाडु में इसी पूर्वी घाट पर्वत को क्या है, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो आपका और नाम है। ये सारी व्यवस्थाएं पूरा समझाने का प्रयास किया। वहीं आप देखेंगे उत्तर भारत के मैदान में 4 मैदान पाए जाते हैं, भाबर, तराई, आपका बांगर और खादर। बांगर जो है वो बाद का मैदान होता है, नदी की बाढ़ आदि जब बनता है, और खादर जब नदी बहती है उसके साइड में जो पाया जाता है वो आपका खादर होता है। और भाबर में जब नदी प्रवेश करती है तो वहां पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मोटे मोटे शिलाखंडों को लेकर तोड़ते हुए लाती है तो नदी में उनमें घुस जाती है, पत्थर ऊपर रह जाते हैं, तो वहां कोई कृषि योग्य भूमि नहीं पाई जाती है। वही तराई के मैदान में पूरा कृषि योग्य है, पूरा कृषि योग्य है और वहां पे बहुत सारे कीट पतंगे पाए जाते हैं और रेंगने वाली सांप है, छिपकली है, ये चीजें बहुत सारी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी, बड़ी व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको दे पाऊं। फिर भी कहीं कोई त्रुटि रहती है तो आपके कमेंटों को मैं सराखों पर रखता हूँ। बड़ी इच्छा के साथ मैं सारे कमेंटों को देखता हूँ और उनका जवाब भी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे प्रयास को सराहेंगे, मेरी सफलता को और सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।